बैरेट्रिक सर्जरी जिनको रिक्वायर होती है, उनकी सबसे पहले हम काउंसलिंग करते हैं। हमारी टीम है, हमारी काउंसलिंग टीम है, हमारे पास डाइटिशियन है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। हमारी जैसे मेडिसिन की डिपार्टमेंट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गए, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए। तो सबसे पहले पेशेंट का थोरो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें हम उनका पूरा लीवर का इवैल्यूएशन करते हैं, लंग्स का इवैल्यूएशन करते हैं, हार्ट का देखते हैं, पूरे पेट की सोनोग्राफी की उसको कहीं और कुछ एसोसिएटेड डिजीज़ गॉल स्टोन तो नहीं है, लीवर फैटी लीवर है कि नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं। साथ में एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी से हमारे पेट के अंदर जो स्टोमक है, स्टोमक की कंडीशन देखते हैं कि पेशेंट फिट है या नहीं है। जब पेशेंट फिट हो जाता है तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप इस सर्जरी को करवा सकते हो। नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। मेडिकल प्रोस्पेक्टस में जहां एक तरफ मोटापे को एक बीमारी माना जाता है, लेकिन भारतीय समाज में मोटापे को एक श्राप की दृष्टि से देखा जाता है, हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राजधानी जयपुर में शास्त्री नगर स्थित नव इंपीरियल हॉस्पिटल के फेमस बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर महेश जांगिड़ से। उनसे जानेंगे मोटापे से जुड़ी कुछ समस्याओं के समाधान, ट्रीटमेंट किस तरह होता है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश जांगिड़, लैप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन। मैंने 2011 में मेरा एमएस कंप्लीट किया था। उसके बाद जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ मैंने एडवांस मिनिमल एक्सेस में कार्य किया और वहाँ से ही मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद जब जयपुर आया मैं, तो उसके बाद हमने नव इंपीरियल हॉस्पिटल स्टार्ट किया, जिसमें हमने एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू सारी भी जो जनरल सर्जरी के ट्रीटमेंट हैं वो स्टार्ट किए हैं। और साथ में ही एक जो बैरेट्रिक सर्जरी आजकल बहुत कॉमन हो गई है, जिसे हम मेटाबॉलिक सर्जरी, बैरेट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी भी कहते हैं, तो ये मैंने स्टार्ट किया है। सर, आफ्टर मेडिकल एजुकेशन आपने किस प्रोफेशनल इंटेंशन के साथ ये डिसीजन लिया कि आपको मेडिकली सर्जन बनना है? मेरा एमबीबीएस के बाद ज़्यादा जो मेरी रुचि थी वो सर्जरी के क्षेत्र में थी, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई, जनरल सर्जरी हुई। तो इसी के लिए मैंने सर्जरी को मेरा फील्ड चुना, मेरी ब्रांच चुनी। और जब मैंने एमएस कंप्लीट किया और जब दिल्ली में था तो मैंने देखा कि इंडिया के अंदर ओबेसिटी एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। पहले ये वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा होती थी बनिस्बत इंडियन और एशियन पॉपुलेशन, लेकिन लास्ट 30-35 सालों से देखा गया है कि जैसे जैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, खान पान चेंज हुआ है, डेली रूटीन चेंज हुआ, लाइफस्टाइल चेंज हुई, उसको देखते हुए ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। तो जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ मिनिमल एक्सेस सर्जरी, बैरेट्रिक सर्जरी के डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, तो वहीं से मेरी रुचि हुई। और जब मैं जयपुर आया तो मैंने प्लान किया कि अब ये सर्जरी हम जयपुर में भी एस्टेब्लिश करेंगे। सर, क्योंकि आप बैरिएट्रिक सर्जरी के रूप में फेमस हैं, लेकिन आप एक जनरल सर्जन हैं, तो आप प्लीज डिफाइन करिए कि बैरिएट्रिक के अलावा, इट मीन मोटापे से जुड़ी सर्जरीज के अलावा और किस किस सर्जरी में आपका स्पेशलाइजेशन है। तो अगर हम बात करें जनरल सर्जरी की, तो जैसे बहुत कॉमन बीमारी होती है गॉल स्टोन सर्जरी, जिसे हम पित्त की थैली की पथरी बोलते हैं। तो इसका एक बहुत कॉमन रूटीन ऑपरेशन होता है जिसे लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। तो जो दूरबीन से पेट की जितनी भी सर्जरी होती हैं, लाइक अपेंडिसेक्टोमी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, या हर्नियाज होते हैं सारे, जो इंग्वाइनल हर्निया, वेंट्रल हर्निया, तो ये जो हर्निया है आजकल इनका भी बहुत जो ट्रीटमेंट है वो लैप्रोस्कोपी से होता है। तो अगर मैं बात करूं जनरल सर्जरी के अंडर कौन कौन सी सर्जरी आती हैं, तो वो सारी पेट की सर्जरी, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, या कोई इंटेस्टाइन के कैंसर सर्जरीज़, हर्नियाज की सर्जरीज़ और एनोरेक्टल डिजीज़, ये सब जनरल सर्जरी के फील्ड में आती हैं। या कोई ब्रेस्ट लंप,
ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज। तो मैं बात करूं जनरल सर्जरी की, तो ये सब इसके अंडर आती हैं। सर जैसे अभी आपने अपेंडिक्स की बात करी कि आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें, लेकिन सर अभी कुछ ऐसे एग्जांपल सामने आए हैं, अगर जैसे मान लीजिए सर किसी पर्सन के अपेंडिक्स है, और कई बार देखने को मिलता है, कुछ केसेस सामने हैं, अपेंडिक्स बॉडी के अंदर रहते हुए फट जाता है, इट मीन तो काफी सीवियर हो जाता है, उस कंडीशन में आप कैसे मैनेज करते हैं सर अपेंडिक्स को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अपेंडिक्स एक ऑर्गन होता है अपनी शरीर में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो जंक्शन होता है वहाँ पे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह होती है। इट मीन ये शरीर में है बट इसका कोई फंक्शन नहीं है। बट जो टीनेज होते हैं उनमें किसी वजह से जो अपेंडिक्स है उसमें लिम्फोइड टिश्यू होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाए या उसमें फीकल मैटर इम्पैक्ट होके उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो इसमें इन्फ्लामेशन होता है, सीवियर पेन होता है और ये एक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इसमें जनरली फीवर होता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग, सीवियर राइट लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। तो इनिशियल 24 आवर्स या अगर हम बात करें 1 या 2 दिन में पेशेंट प्रेजेंट कर दे डॉक्टर के पास, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, जिसे हम लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी बोलते हैं। बट इसमें अगर 2-3 दिन तक पेशेंट मेडिसिन घर पे लेता रहे या पेन को अवॉइड करता रहे, तो ये इन्फ्लामेशन होके अपेंडिक्स फट जाती है, जिसे हम रप्चर बोलते हैं। बाद में धीरे धीरे वहाँ पे लंप बन जाता है, वहाँ पे एब्सेस हो जाता है, और अगर हम टाइमली उसका इंटरवेंशन नहीं करें, ट्रीटमेंट नहीं लें, तो ये एक सीवियर इमरजेंसी बनती है, जिसमें हमारे पेट में पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल के पेरिटोनाइटिस कर देती है, जो कि एक गंभीर बीमारी बन जाती है। तो अपेंडिक्स का मैं ये बोलूँगा कि टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अब सर हम आते हैं बैरिएंट्रिक पर। सर बदलते जीवन शैली में, लोगों के अनियमित खान पान में, क्योंकि डिब्बाबंद लाइफ हम कह सकते हैं, लोग बाजार के खानों पर निर्भर हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में देखते हैं, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, वहाँ मैक्सिमम जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो बाहर से जॉब करते रहते हैं, तो डिब्बाबंद खाने पर डिपेंड रहते हैं। मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर, लोग काफी दिमागी रूप से ग्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, मुश्किल दौर में रहते हैं, और अनाप शनाप तरीके के टोने टोट के घरेलू उपाय, कुछ गलत लोग ट्रीटमेंट के भी सहारे लेते हैं। बैरिएंट्रिक सर्जरी को एक क्रांति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि आप इसके स्पेसिफिक सर्जन हैं, इसको डीपली डिस्क्राइब करिए सर, किस तरह से ये वजन घटाने में कारगर होता है? सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि ओबेसिटी क्या है। तो सिंपल भाषा में बात करें तो ओवर ईटिंग, जो कैलोरी इंटेक होता है हमारा, वो एक्सेस हो जाए और कैलोरी बर्न कम होए, तो इस कंडीशन में जो एक्सेस फैट है वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है, जिसे हम ओबेसिटी या मोटापा बोलते हैं। तो हम बात करें, जब जैसा आपने बताया अभी, खान पान, जो हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है कि हम प्रोसेस फूड पे जो प्रोसेस फूड होता है उसका इंटेक बढ़ गया है, लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, एक फ़ोन कॉल पे हमारे पास प्रोसेस फूड अवेलेबल होता है। नाइट शिफ्ट्स करते हैं मेट्रो सिटीज़ में, तो डेली लेट खाना, लाइफस्टाइल चेंज होना, इन सब को देखते हुए ओबेसिटी एक बहुत बहुत भयंकर बीमारी का रूप ले रही है। और ये अर्बनाइजेशन जो हुआ है मेट्रो सिटीज़ में, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। सर मेटाबॉलिज्म क्या है, किस तरह इसकी आप परिभाषा हमें बताइए, और किस तरह ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है? देखिए, ओबेसिटी अब जब भी होती है तो ये अकेले रूप में नहीं आती, साथ में अन्य बीमारियां भी लेके आती है, जिसे हम कोमॉर्बिडिटी या एसोसिएटेड डिजीज कहते हैं। और इंडिया में देखा गया है, इंडिया अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है। तो हम देखें ओबेज पेशेंट में 70% ओबेज केसेस में डायबिटीज़ हमें एसोसिएटेड मिलती है, साथ में हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज़, जॉइंट पेन, लीवर डिजीज़। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनमें पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ये बहुत कॉमन एसोसिएटेड बीमारी होती है, साथ में हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना। तो इसे हम सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं।
सर, क्या हर वो व्यक्ति बैरिएट्रिक सर्जरी करवा सकता है जिसका वजन बढ़ चुका है, जो ज़्यादा मोटापे का शिकार हो चुका है, या आपके क्या मापदंड होते हैं जब आप कोई सर्जरी करते हैं? बिल्कुल। देखिए, ओबेसिटी को डिफ़ाइन करने के लिए एक फ़ॉर्मूला होता है जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, बीएमआई। ये एक यूनिवर्सल फ़ॉर्मूला है जिसको हम निकालने के लिए पेशेंट का या व्यक्ति का वेट लेते हैं किलोग्राम में और डिवाइडेड बाय उसकी हाइट इन मीटर स्क्वायर। इससे जो निकल के आता है फ़ॉर्मूला उसे हम बोलते हैं बीएमआई। जो नॉर्मल बीएमआई होती है वो 18 टू 25 तक होती है, 25 से 30 तक ओवरवेट और 30 से ऊपर ओबेसिटी होती है जिसकी ग्रेडिंग होती है। तो हम बात करें कि ये सर्जरी किन को रिक्वायर होती है, तो जिनकी बीएमआई मोर देन 40 होती है उनको हम सजेस्ट करते हैं, या फिर बीएमआई 35 विद कोमॉर्बिडिटी जिसमें अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज़, सीओपीडी या स्लीप एपनिया जिसे हम बोलते हैं कि रात को खर्राटे ज़्यादा आते हैं या सोते सोते सांस एक बार रुक जाती है कुछ सेकंड के लिए और नींद खुल जाती है, उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। लिवर डिजीज हो गया, जॉइंट पेन हो गया, माइग्रेन, डिप्रेशन, पीसीओडी, ये सब एसोसिएट होते हैं, तो उनको हम एडवाइस करते हैं ये सर्जरी। सर, क्या आपके सामने कभी इस चीज का भी खतरा बना रहता है, इस बात का कि कोई बैरिएट्रिक सर्जरी में कोई हाई बीपी का पेशेंट हो, कोई डायबिटीज का हो, तो उसको जान का खतरा भी क्रिएट हो सकता है उसमें? देखिए, ये जो ओबेसिटी है ये अपने आप में एक बीमारी है। साथ में ओबेज पेशेंट जिनकी बीएमआई मोर देन 45, 50 या 60 होती है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। बीपी की प्रॉब्लम होती है, बीपी कंट्रोल नहीं रहता, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती। तो उन पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कारगर या बोलेंगे हम लाइफ सेविंग प्रोसीजर है ये बैरिएट्रिक सर्जरी। और अच्छी बात बैरिएट्रिक सर्जरी की ये है, इसमें वेट लॉस तो होता ही है, साथ में डायबिटीज़, जो इंसान डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन ले रहा होता है वो मेडिसिन पे आ जाता है, या जिनकी मेडिसिन चल रही होती है उनकी मेडिसिन छूट जाती हैं। यानी हम बात करें तो बैरिएट्रिक सर्जरी डायबिटीज़ का क्योर है। और अगर लॉन्ग टर्म जिनको डायबिटीज़ रहती है उनका कंट्रोल हो जाता है, यानी उनको 1 या 2 टैबलेट लेनी पड़ती हैं। साथ में जो एसोसिएटेड डिजीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है वो रिवर्ट हो जाता है और सारी डिजीज़ कंट्रोल होने लगती हैं, पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ जीवन जीने लगता है। तो हम बात करें, नो डाउट बैरिएट्रिक सर्जरी एक गेम चेंजिंग है, लेकिन साथ में ये बहुत कारगर भी है। सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि बैरिएट्रिक सर्जरी गेम चेंजिंग है, लेकिन सर एक पेचीदा सवाल है आपसे कि अगर किसी व्यक्ति को बैरिएट्रिक सर्जरी से गुजरना है तो उसका मेडिकल प्रोसेस क्या होता है? मतलब कितने दिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, और उसका जो आपका सर्जिकल जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, मतलब क्या कोई बड़ा घाव, किस तरह का कट, या कोई जो ट्रीटमेंट जो आप करते हैं, इसको प्लीज डिफाइन करिए। देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी जिनको रिक्वायर होती है उनकी सबसे पहले हम काउंसलिंग करते हैं। हमारी टीम है, हमारी काउंसलिंग टीम है, हमारे पास डाइटिशियन है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। हमारी जैसे मेडिसिन की डिपार्टमेंट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गए, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए। तो सबसे पहले पेशेंट का थोरो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें हम उनका पूरा लीवर का इवैल्यूएशन करते हैं, लंग्स का इवैल्यूएशन करते हैं, हार्ट का देखते हैं, पूरे पेट की सोनोग्राफी की, उसको कहीं और कुछ एसोसिएटेड डिजीज़ गॉल स्टोन तो नहीं है, लीवर फैटी लीवर है कि नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं। साथ में एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी से हमारे पेट के अंदर जो स्टोमक है, स्टोमक की कंडीशन देखते हैं कि पेशेंट फिट है या नहीं है। जब पेशेंट फिट हो जाता है तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप इस सर्जरी को करवा सकते हो। पेशेंट की काउंसलिंग के दौरान ही हम उन्हें समझाते हैं कि पेशेंट को सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, आपको कितना बेनिफिट होगा, वो सब एक्सप्लेन करते हैं। क्या रिस्क है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपकी वेट लॉस जर्नी कैसी रहेगी, कितने टाइम में कैसे जाएगा, ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। जब एक बार एक्सप्लेन करते हैं और पेशेंट रेडी हो जाता है तो हम एडमिट करके इस सर्जरी को प्लान करते हैं। सर, अपने देश में, भारत में मोटापा कम करने के लिए
बहुत सारे तरीके हैं, अनेक अनेक तरीके हैं जो लोग अपनाते हैं। आयुर्वेदिक तरीके हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी है, घरेलू उपाय भी हैं, और कुछ जो बाजार में चलने वाली कुछ मेडिसिन भी हैं जो स्पेसिफिकली ये दावा करती हैं कि उनसे मोटापा कम हो जाता है। बैरिएट्रिक सर्जरी में और उन अदर ट्रीटमेंट में जो सबसे बड़ा अंतर है वो आपको क्या नजर आता है, पहली बात? और क्या बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद लंबे समय तक पेशेंट को दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है फिर? देखिए, आपका सवाल अच्छा है। तो इस आपका जवाब दूँ उससे पहले मैं समझाऊँगा कि बैरेट्रिक सर्जरी काम कैसे करती है और ये लॉन्ग टर्म वेट लॉस को मेंटेन कैसे रखती हैं। तो जब भी हम बैरेट्रिक सर्जरी करते हैं, बेसिकली ये 2 तरह से होती है, रेस्ट्रिक्टिव या फिर माल एब्जॉर्प्टिव। और हम कहें तो हर सर्जरी में ये दोनों कंपोनेंट कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं। रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी में हम इन पेट जो होता है हमारा, आमाशय जिसे बोलते हैं, स्टमक, उसको काट कर छोटा कर देते हैं साइज़। तो इंटेक कम हो जाता है, खाना कम खाएँगे। साथ में कुछ इंटरनल हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं जो परमानेंट होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है ग्रेलिन, जिसे हम हंगर हार्मोन बोलते हैं, और ये हमारे भूख और क्रेविंग को बढ़ाता है। जो इसका प्रोडक्शन होता है वो स्टमक के फंडस पार्ट से होता है और यही भूख बढ़ाता है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो इस हार्मोन का लेवल बिल्कुल कम होता है और हमारी सैटिस्फैक्शन आ जाती है और हमें भूख कम लगती है। एक तो भूख कम लगती है, साथ में खाना कम खाता है। तो इस प्रोसेस से हमारा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होती है। साथ में जो बाईपास सर्जरी होती है, जिसमें हम स्टमक का साइज़ तो छोटा करते हैं, साथ में इंटेस्टाइन को भी रीरूट कर देते हैं, यानी अपनी जो इंटेस्टाइन है उसका कुछ पार्ट बाईपास कर देते हैं। इससे हार्मोनल चेंजेज आते हैं, जो इंटेस्टाइन से हार्मोन निकलते हैं, और साथ में हमारा इंसुलिन लेवल जो है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और जो रिसेप्टर लेवल पे रेजिस्टेंस होता है इंसुलिन के लिए वो घट जाता है। तो हमारा शुगर कंट्रोल बेस्ट रहता है। साथ में ग्रेलिन की वजह से भूख कम लगती है और मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिससे कैलोरी बर्न बढ़ जाता है। तो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट रह के परमानेंट वेट लॉस होता है। और साथ में हम बात करें, जैसा आपने पूछा कि मेडिकल टर्म कुछ घरेलू उपाय या एक्सरसाइज डाइट, नो डाउट डाइट एक्सरसाइज से वेट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये एक सीमित लेवल तक ही रहता है। सीवियर मॉर्बिड ओबेस पेशेंट होते हैं, वो डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस कम कर पाते हैं, क्योंकि जो ये डाइट और खाना है, या फिर हमारा अपन बात करें डाइट कंट्रोल से या एक्सरसाइज, इससे इंटरनल हार्मोन चेंजेस नहीं आते। तो ये से हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, मोटिवेशन के साथ करना पड़ेगा। जब तक हम डाइट पे और एक्सरसाइज करेंगे वेट मेंटेन या कम रहेगा, लेकिन जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वेट रिगेन हो जाता है। ऐसा बैरेट्रिक सर्जरी में नहीं होता है। सर, कोई खास ऐसा आपका कोई एक्सपीरियंस जिसकी आपने बैरिएट्रिक सर्जरी किसी पेशेंट की है जिसको आपको लगे कि वो आपके लिए एक स्पेसिफिक रहा हो? दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ही मैं इसमें प्लस करूंगा सर, कि जैसे मानिए कि कोई व्यक्ति 120 केजी का है और उनको अपना वेट लॉस करना है, तो आप कितना % तक उनका वेट लॉस कर सकते हैं सर इस सर्जरी के बाद? देखिए, ये भी आपका सवाल सही है। जब किसी का स्टैंड अलोन हम वेट की बात करें तो साथ में हमें हाइट को भी कंसीडर करना चाहिए। 120 किलो वज़न किसी का है और साथ में अगर उसकी हाइट अच्छी है, 6 फीट या 6.5 फीट है, तो ऑलमोस्ट उसका हम देखेंगे एक्सेसिव बॉडी वेट 10 या 15 किलो ही होता है। लेकिन यही किसी 5 फीट की हाइट की बात करें तो उसके लिए BMI बहुत ज़्यादा निकल के आएगी। तो हम जो वेट लॉस की बात करते हैं बैरेट्रिक सर्जरी के बाद, तो हम बात करते हैं एक्सेसिव बॉडी वेट होता है, उसका कितना % हमने रिड्यूस किया। सपोज़ करो, अगर मैं बात करूं मेरे वेट की, मेरी हाइट के हिसाब से अगर मेरा वेट 70 केजी होना चाहिए, लेकिन मेरा है 120 किलो, जो एक्सेसिव वेट है 50 केजीज़, तो उस 50 केजीज़ का 75 से 80% वेट लॉस होगा। तो ये हम बात करते हैं वेट लॉस जर्नी की। सर, आजकल एक न्यू टेक्निक मार्केट में, मेडिकल मार्केट में जिसे कहें कि बहुत बड़ा एक चर्चा का कारण है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ का भी कारण है। सोशल मीडिया हो, टीवी हो, अखबारों में हो, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट हो, कार्डियोलॉजी हो, कैंसर ट्रीटमेंट हो, इवन अब आपका बैरिएट्रिक ट्रीटमेंट क्यों ना हो, रोबोटिक सर, ये रोबोटिक सर्जरी का आपके बैरिएट्रिक सर्जरी में क्या रोल होता है? क्या आप खुद सर्जरी करते हैं या कोई रोबोट ये सब कुछ मैनेज करते हैं? बिल्कुल,
रोबोटिक सर्जरी एक नई टेक्निक है। इसमें स्पेशली सर्जन एक कंसोल पे बैठ के रोबोट की आर्म्स को कमांड देता है और वो रोबोट अंदर सर्जरी करता है पेट के। लेकिन इसको जो चलाता है वो सर्जन ही होता है, एक्सपीरियंस सर्जन। इसका जो मेजर एडवांटेज होता है, इसमें 3D विजन होता है, जो हैंड मोमेंट्स होते हैं, ट्रेमर्स होता है, वो बिल्कुल मोमेंट मिनिमम हो जाता है। इसमें साथ में 7D हमें मोमेंट्स मिलता है। जो रिस्ट होती हैं रोबोटिक आर्म्स की, वो अपनी नेचुरल रिस्ट की तरह काम करती हैं। तो जो रोबोट की सर्जरी की बात करें, ये बैरेट्रिक सर्जरी में बहुत एडवांस टेक्निक है, बहुत सेफ सर्जरी है, मिनिमल ब्लड लॉस होता है इसमें और सर्जन के लिए बेनिफिट होती है। सर, क्या आपको लगता है एज ए बैरिएट्रिक सर्जन की भारत में, अपने जयपुर में खासकर देखा जाए तो बैरिएट्रिक सर्जरी सर्जन जो हैं उनकी खास कमी है सर? एक्चुअली ये एक सुपर स्पेशलाइज्ड सर्जरी होती है। इसके लिए डॉक्टर को एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन फिर साथ में अगर बात करें तो जयपुर में ये कुछ कुछ सेंटर पे हो रही है, उनमें एक अपना सेंटर है। तो ये सर्जरी जयपुर में नो डाउट अच्छे तरीके से हो रही है। लेकिन फिर भी हम बात करें कॉस्ट को देखते हुए या हाई वॉल्यूम सेंटर को देखते हुए, तो पेशेंट दिल्ली या अहमदाबाद, मुंबई जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सर, आपके अभी के हम डिस्क्रिप्शन को क्या आपकी तरफ से एक ये मेडिकली दावा मान सकते हैं और उन लोगों के लिए एक खुशखबरी मान सकते हैं जो मोटापे से ग्रस्त हैं, वेट गेन से ग्रस्त हैं, दिन रात तनाव में रहते हैं, कि आपकी बातों से हम ये उनको दावा कर सकते हैं कि आप टेंशन मत करिए, डॉक्टर महेश जहांगीर से मिलकर आप अपने मोटापे को घटा सकते हैं? क्या हम इसको एक बड़े दावे के रूप में देख सकते हैं? जी बिल्कुल। आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट जो ओवरवेट होते हैं, 160-70 किलो या उससे भी ऊपर, जो बिल्कुल डेली रूटीन काम भी नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि नो डाउट उनको डर लगता होगा या मिथ होंगे उनको कहीं से पूरी जानकारी नहीं होती है। तो एक बार ज़रूर बैरिएट्रिक सर्जन या काउंसलर से मिलें, आपकी क्वेरी दूर करें। तो ये अगर मैं एक बात कहूँ तो डरना है तो बीमारी से डरिए, सर्जरी से मत डरिए। क्योंकि सर्जरी आजकल बहुत सेफ़ हो गई है, बहुत एडवांसमेंट आ गया है, बिल्कुल सेफ़ सर्जरी है। अगर बात करूँ गॉल ब्लैडर सर्जरी, जो छोटी सी सर्जरी डे केयर सर्जरी होती है, उतना ही सेफ़ सर्जरी है। इसमें भी मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो बहुत सेफ़ है। आपको एडवाइस मैं करूँगा कि आपको ये सर्जरी ऑप्ट करनी चाहिए। आप केवल एक मेडिकल बीमारी के तौर पर देखा जाना चाहिए इसको, लेकिन सर हमारे भारतीय समाज में जो व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है उसको जैसे श्रापित मान लिया जाता है, समाज में उसको दरकिनार किया जाता है। खुद वो जो व्यक्ति है वो प्रोफेशनली सोशल लेवल पर भी अपने आप को काफ़ी बड़ी हीन भावना से ग्रस्त पाता है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं मैसेज दूंगा कि अपने आप को स्वस्थ रखिए। कोशिश करिए आपकी बैड हैबिट्स या आपकी रूटीन की वजह से आपका वेट गेन ना हो, अनलेस कि आपको कोई मेडिकल डिजीज़ ना हो या आपका हेरिडिटरी नहीं हो। तो एक बार हमारी समाज में ओबेस पेशेंट को इसलिए भी देखा जाता है, आप नोट करोगे आजकल, जैसे आप मॉल में घूम रहे हो और आपका ओवरवेट है बहुत ज़्यादा, तो आप खुद को ऐसा फील करोगे कि सब मुझे ही देख रहे हैं। तो उससे कॉन्फिडेंस लूज होता है, सेल्फ इमेज क्रिएट नहीं हो पाती है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। उसी से उसकी डिप्रेशन की वजह से हंगर में चला जाता है या फिर उसको बहुत भूख लगती है, क्रेविंग लगती है। डिप्रेशन भी एक कारण है ओबेसिटी का। तो हम बात करें कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, या वो लेजी हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, रूटीन एक्सरसाइज कर नहीं पाएगा वेट की वजह से, तो वो वेट गेन करता ही चला जाएगा। तो इसकी वजह से उसकी बहुत लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, वो अपने समाज में, अपने परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है। सर, हमारे भारतीय समाज में एक भ्रम है कि मोटापा कम नहीं हो सकता, या फिर उनकी जो जो मान्यताएं हैं, जैसे खान पान में बदलाव या डाइट के द्वारा या एक्सरसाइज के द्वारा वो कोशिश करते हैं कि अगर इससे ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो मोटापे का कोई उपचार नहीं है। तो ऐसे लोगों को उनके भ्रम को दूर करने के लिए उनके सामने जब बैरिएट्रिक सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट सामने आते हैं तो वो भरोसा नहीं कर पाते। तो आप एज ए सीनियर मेडिकल सर्जन, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं बैरिएट्रिक के, तो आप कैसे उन लोगों को गाइड करेंगे कि उनके डर को खत्म करेंगे?
देखिए, आपने जो सवाल किया उसमें अगेन हमारी ईटिंग हैबिट्स का बहुत रोल है। सबसे पहले हम एडवाइस करेंगे कि अपनी कैलोरी को आप कंट्रोल कीजिए, जो इनटेक है हम खा रहे हैं। हमारा जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए, उसमें बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट फैट कम होना चाहिए, शुगर कम होना चाहिए। जो हाई कैलोरी डाइट है वो हमें कम करनी है सबसे पहले। जब हम कैलोरी इंटेक कम करेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो हम काफ़ी हद तक मोटापे को कम कर सकते हैं। बट हाँ, एक बार अगर मोटापा लिमिट क्रॉस कर जाए और जब ये सब कन्वेंशन मेथड होते हैं, मेडिसिन काम नहीं कर रही, साथ में आपको डिजीज़ स्टार्ट हो गई, तो हम बात करेंगे बैरेट्रिक सर्जरी, जो कि इस सब का परमानेंट सर्जिकल ऑप्शन है, जो इसको ठीक कर देती है। हम अगर बात करें पोस्ट ऑपरेटिव, अगर पेशेंट अच्छी फ़ॉलो-अप में अच्छे से रहता है और अच्छे से सर्जरी हो गई है, तो 90% इसमें सक्सेस रेट है। 10% केसेस होते हैं कुछ, जिनमें प्रॉपर वेट लॉस नहीं होता या थोड़ा समय के बाद वेट रिगेन स्टार्ट हो जाता है। तो उन लोगों के लिए जो बैरेट्रिक कैंडिडेट हैं, तो उनको काउंसलिंग लेनी चाहिए और इस सर्जरी को ऑप्ट करना चाहिए। सर, अभी कुछ समय पहले मुंबई के एक बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी मोटापे और बैरिएट्रिक सर्जरी के रिगार्डिंग। उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी को डिफाइन किया था और मोटापे का कारण माना था। उन्होंने एक कारण बड़ा ये भी माना था कि ठीक है, खान पान एक कारण है, लोगों का आलसी होना भी उन्होंने एक कारण माना था। लेकिन सर, उन्होंने एक प्रमुख बात बोली थी कि देर रात तक जागना, ज्यादा तनाव करना, उन्होंने कई मनोवैज्ञानिक कारण, मानसिक रूप से भी कारण ये माने थे कि जिससे ज्यादा टेंशन करने से भी मोटापा बढ़ता है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मोटापा फिजियोलॉजिकली नहीं, ये साइकोलॉजिकल बीमारी भी है। और अगर हम बात देखें तो जो हमारा जो रूटीन डे और नाइट का साइकिल है, ये अपना प्रकृति ने भी नियम बनाया है। नाइट रेस्ट करने के लिए है और डे काम करने के लिए भी है। क्योंकि जो नाइट में हम जो स्लीप लेते हैं तो उससे बॉडी रिकवर करती है, उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी को रिपेयर करते हैं पूरे दिन की थकान को। तो अगर हम पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और लेट नाइट तक या फिर ओवरनाइट भी काम कर रहे हैं, तो हमारा जो साइकिल है वो चेंज होता है। इससे डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस आता है। इन सब को लेते हुए जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से मोटापा होता है। तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल है डिजीज़। तो अपना रूटीन हमें नॉर्मल करना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो हम सबको पता है कि हेल्दी लाइफ क्या होती है, तो वो अपनानी चाहिए। सर, एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है, आपको इसको जवाब देना है कि क्या बैरिएट्रिक सर्जरी को अस्पतालों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा ज़्यादा पैसे कमाने का एक मार्केटिंग फंडा मान सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इसके लिए डिसएग्री करूँगा। देखिए, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी और इसका जो लोगों को जागरूक नहीं होंगे, लोग इस सर्जरी को समझेंगे नहीं, या फिर मैं कहूँ कि ये एडवांस टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्निक है, जिसका अभी तक सबको पता नहीं। और क्योंकि ये सर्जरी कॉस्टली है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो पेशेंट इस या फिर आम जनता इसको अगर ऐसे देखे कि ये कमाने का साधन है, तो मैं इसको बिल्कुल डिनाई करूँगा। क्योंकि ये मेडिकली प्रूवन और एस्टेब्लिश्ड सर्जरी है जो लास्ट 30 सालों से रेगुलर हो रही है। हमें 30 सालों का डेटा हमारे पास अवेलेबल है और ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग और लाइफ सेविंग सर्जरी है। तो इसको बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कमाने का साधन है। इसके उल्टा जिनको ज़रूरत है, जो बीमार हैं इस बीमारी से, आप देखोगे अगर बीमार है कोई, उसको अगर कार्डियक डिजीज़ है, स्ट्रोक के चांस बढ़ गए हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो वो इतनी मेडिसिन अपने लाइफ में खा चुका होता है 5-10 सालों में कि उसका अगर टोटल कॉस्ट निकालें तो इस एक सर्जरी से कहीं ज़्यादा सर्जरी उसकी कॉस्ट निकल के आती है। तो मैं कहूँगा कि ये एक प्रूवन सर्जरी है, कमाने का बिल्कुल साधन नहीं है। उल्टा ये एक हेल्दी प्रोसेस है जिसको लोगों को अपनाना चाहिए। सर, क्योंकि आप 1000 से ज़्यादा सर्जरी कर चुके हैं, आपको एक बड़ा एक एक्सपीरियंस है, आपका स्पेशलाइजेशन है, सो बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए क्या मेडिकल इंश्योरेंस में भी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे कि आम आदमी है वो भी इसके बारे में सोच सकें? बिल्कुल, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो इसको कवर करती हैं और सेंट्रल हेल्थ स्कीम है एक, जो CGHS बोलते हैं,
उसमें भी सर्जरी को कवर किया गया है। उनकी सीजीएचएस के जो कर्मचारी हैं, अगर वो ओवरवेट है तो उनका कवर होता है इसमें। तो हम जब मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें उस टाइम नोटिफाई करना होता है कि इन फ्यूचर मैं इस सर्जरी को ऑप्ट करूँगा। तो इसमें ग्रेस पीरियड होता है 3 या 4 साल का, कुछ कुछ कंपनियों में अलग अलग होता है। तो वो सर्जरियों को अगर हम पहले से इसको डिस्क्लोज करके चले तो मेडिकल इंश्योरेंस इसको कवर करती हैं। तब इस सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की आफ्टर सर्जरी या इट मीन सर्जरी के दौरान अगर कुछ उनको हाई बीपी के द्वारा या अदर तरीके से कुछ अप डाउन होता है, तो इन्फेक्शन मैनेजमेंट के लिए आपके पास में क्या सुविधाएं रहती हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, सर्जरी को सेफ बनाना है, इसके लिए सबसे पहले बैरिएट्रिक सेंटर होना चाहिए। उस बैरिएट्रिक सेंटर पे जो जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको बैरिएट्रिक सर्जरी ओरिएंटेड ऑपरेशन थिएटर चाहिए, उसके लिए ओटी टेबल उतनी चाहिए जो आदमी का 200-300 किलो वेट सहन कर सके। साथ में ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट चाहिए, जो आपको ओबेज पेशेंट की स्पेशल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके लिए ट्रेंड हो। साथ में आपके इक्विपमेंट होते हैं, ट्रेंड सर्जन होता है, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ, पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू केयर और इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो मैं कहूँ तो ये एक रूटीन सर्जरी बन चुकी है। जो डेडिकेटेड सेंटर पे करवाएं तो इसमें इन्फेक्शन का चांस बहुत कम होता है, कॉम्प्लिकेशंस के चांस बहुत कम होते हैं। तो इनको मैनेज करना बहुत आसान है अगर हम डेडिकेटेड बैरिएट्रिक सर्जन सेंटर से सर्जरी करवाते हैं। सर, क्या आपको ये लगता है कि ओबेसिटी अवेयरनेस के लिए हमारे शिक्षा प्रणाली को, हमारी गवर्नमेंट को सोशल लेवल पर, इट मीन स्कूल लेवल से लोगों को सावधान किया जाना चाहिए मोटापे के कारण, मोटापे को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाए, स्टूडेंट्स को जागरूक किया जाए, घर में पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को जागरूक किया जाए, समाज और राष्ट्र स्तर पर, तो क्या आपको इसकी महत्वपूर्णता नजर आती है? बिल्कुल आती है। एक स्वस्थ इंसान ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। तो हम बात करें, सरकार ने भी बहुत स्कीम्स चलाई हुई हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम है, स्कूल लेवल पे भी एजुकेशन स्टार्ट हो गई है। तो अगर मैं बात करूं एजुकेशन और अवेयरनेस की, तो आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल ये क्रांति है, जो जिनको जो कंटेंट चाहिए हेल्थ ओरिएंटेड वो अवेलेबल है। तो हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, बच्चों को हेल्दी लाइफ के लिए प्रमोट करना चाहिए, उनका स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, कितना खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना कैलोरी इंटेक है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनको हेल्दी हैबिट्स के लिए अवेयर करना चाहिए। और ये चीज़ें स्कूल लेवल पे हो जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में जो उनका हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है। इसके लिए हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और सर, आप अपने एक्सपीरियंस से हमें एक खास कोई अपना कुछ एक एग्जांपल बता सकते हैं कि आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी किसी पेशेंट, इट मीन पेशेंट को कैसा अनुभव होता है, कैसा बॉडी में बदलाव उनको फील होता है, थोड़ा इसकी उनकी फीलिंग के बारे में आप प्लीज हमें बताएं। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं ओबेज पेशेंट, अगर किसी पेशेंट का वेट लॉस होता है 1 महीने में, अच्छा खासा वेट लॉस हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस आता है और बहुत अच्छा फील करता है। साथ में अगर सर्जरी रिलेटेड या पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट बैरिएट्रिक सर्जरी कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट जो हम बात करते हैं, उनको हम पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि उनको क्या खाना है, कितना खाना है, उनका पोर्शन डाइट रहेगा, कितना कंट्रोल से खाना है। तो डाइटिशियन के गाइड में ही हमें चलना होता है। तो पेशेंट जब वेट लॉस अच्छा खासा होने लग जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है, तो वो साथ में एक्टिव हो जाता है, उसको एनर्जी आती है, उसको समाज में बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है, तो वो हेल्दी लाइफ की तरफ प्रमोट हो जाता है। तो उससे अगर मैं बात करूं कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट बहुत अच्छा फील करते हैं, रूटीन लाइफ में बिल्कुल 2 वीक के बाद ही अपना रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं जिससे कि पेशेंट को अच्छा फील होता है। सर, मेडिकल मैनेजमेंट
मेडिकल मैनेजमेंट आप किस तरह पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी, इट मीन उनका मेडिसिन लेवल किस तरह होना चाहिए? एक दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ही इसमें जोड़ूंगा सर, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास अपनी मोटापे की समस्या लेकर आया, तो क्या आप उनको डायरेक्ट बैरिएट्रिक सर्जरी ही सजेस्ट करते हैं या कोई उसका मेडिसिन लेवल पर भी ट्रीटमेंट है? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो हम सबको बैरेट्रिक सर्जरी एडवाइस नहीं करते। हम उन पेशेंट को देखते हैं जो कैंडिडेट हैं बैरेट्रिक सर्जरी के लिए। जो मैंने पहले भी बताया, बीएमआई से हम डिसाइड कर लेते हैं, उनकी कोमोर्बिडिटी से डिसाइड कर लेते हैं। जो पेशेंट फिट होता है सर्जरी के लिए, हम उनकी सर्जरी काउंसलिंग करते हैं। या जिनकी बीएमआई कम है, 30 है या उससे कम है, तो उनकी लाइफस्टाइल को देखते हुए, उनका वर्क पैटर्न देखते हुए कि वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनका ईटिंग हैबिट्स क्या है, एज ग्रुप क्या है, तो उन सब को देखते हुए हमें उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, ये सब एडवाइस करते हैं। साथ में कुछ पेशेंट होते हैं जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है, लेकिन उनको मेडिसिन हम एडवाइस कर सकते हैं। मार्केट में दो बहुत स्पेशल ड्रग्स आ गई हैं, जिसे हम बात करें, दो मॉलिक्यूल हैं जिसमें सीमाग्लूटाइड और टर्जेपेटाइड हैं, जो इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और अभी अवेलेबल हैं। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए ये ड्रग मिरेकल है। तो हम बात करें सीमाग्लूटाइड और मुंजारो, एक इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है जिसको हम वीकली लेना होता है। तो ये मेडिसिन हम उनको रिकमेंड करते हैं जो बैरेट्रिक कैंडिडेट तो नहीं है लेकिन वो ओवरवेट है। तो ये मॉलिक्यूल हार्मोनल लेवल पे ये ड्रग काम करती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है शुगर कंट्रोल करना और साथ साथ वेट लॉस करना, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूल है वो GLP-1 एनालॉग मॉलिक्यूल होता है, जो इंटेस्टाइनल हार्मोन होता है उस जैसा ही। तो ये तीन लेवल पे काम करती है। सबसे पहले ब्रेन में जाके ये भूख को कम करती है, सप्रेस करती है, इससे हमें भूख कम लगती है, इनटेक कम होता है। साथ में ये इंसुलिन लेवल को बढ़ा के शुगर कंट्रोल करती है। सर अब आपसे मेरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप समाज को, देश को, उन लोगों को जो आपके संपर्क में नहीं आ पाते लेकिन आपके इंटरव्यू से प्रभावित होंगे, आप ऐसे लोगों को जो मोटापे से एक मानसिक बीमारी के तौर पर जकड़े हुए हैं, सर आप 5 प्रमुख टिप्स लोगों को प्रोवाइड कराइए जिससे वो अपने जीवन को हेल्दी रख सकें, उनके जीवन में मोटापा दूर दूर तक उनके पास, उनके जीवन में एंटर ना कर सके। तो आप ऐसे प्रमुख 5 टिप्स जो मिराकल टिप्स हो, उनकी लाइफ को बदलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहूँगा जो ओबेज हो चुके हैं, जिनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो गई है, वो बिल्कुल ऐसे हैं, अपनी लाइफ से तंग आ गए हैं। उनको डेफिनेटली इस सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए और अपने नियरेस्ट बैरेट्रिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। साथ में वे लोग जिनको फ्यूचर में ओबेज होने का खतरा रहता है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है या उनके आनुवंशिक है, जिनके फादर मदर ओबेज होते हैं, उनको संभल के रहना है। उसके लिए उनको कोशिश करनी है अपने यंग एज से ही अपना वेट नहीं बढ़ने दें। तो इसके मुख्य कारण है, सबसे पहला है डाइट, जिसमें हमें हाई प्रोटीन डाइट, लो कैलोरी डाइट, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। साथ में शुगर या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कैलोरी ड्रिंक्स, ये बिल्कुल मिनिमाइज करनी चाहिए। रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज को अपनी हैबिट के रूप में बना लेना चाहिए कि रोज़ मिनिमम कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके अलावा स्क्रीन टाइम कम करना है, हमें सेडेंट्री लाइफ नहीं अपनानी है। अपना रूटीन बिल्कुल एडजस्ट करके रखना है कि हमारा वेट गेन ना हो, क्योंकि अगेन मैं बात करूँगा, वेट गेन को रोकना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि लाइफ हेल्दी रहे। सर एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और ये आपका सवाल भी लोगों को एक मैसेज देगा, सावधान करेगा लोगों को जो मोटापा कम करने के लिए कुछ ऐसे तथाकथित जो मेडिकल प्रोस्पेक्टस के शिकार हो जाते हैं, इट मीन डॉक्टर्स के शिकार हो जाते हैं, जो कि अनऑथराइज होते हैं, बिना लाइसेंस के काम करते हैं लेकिन मोटापा कम करने का दावा करते हैं, उन लोगों को कैसे सावधान करेंगे? देखिए, ऐसा कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं होगा जो ये काम कर रहा होगा। उसके लिए हमें खुद को अवेयर करना है।
हमें चूज करना है कि हम किन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या वो सर्टिफाइड डॉक्टर है, क्या वो क्वालिफाइड है, या फिर उसको इस चीज़ का पूरा नॉलेज है। क्योंकि मैं बात करूं, अनऑथराइज्ड पर्सन से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल अवेयरनेस की या नॉलेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपको फ़ोन के ऊपर एक क्लिक करते ही, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एआई का है, चैट जीपीटी है, जिससे हम कुछ भी एनी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इतना कॉमन सेंस रखते हुए हमें उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जो अनऑथराइज्ड हैं या इलीगल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। साथ में सब लोग आजकल दावा करते हैं कि हम ये डाइट देंगे, वो डाइट देंगे, वेट कम कर देंगे। ठीक है, अगर वो सही साइंटिफिक तरीके से कम कर रहे हैं, नो डाउट आपको जाना चाहिए। बट अगेन मैं कहूँगा, हर किसी के झांसे में नहीं आए। आप अपना विवेक यूज़ करें, समझदारी से काम लें, क्योंकि कोई भी दावा 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आप विवेक से काम लें। आपने सुना नव इंपीरियल हॉस्पिटल के बैरिएंट्रिक सर्जन डॉक्टर महेश जांगिड़ को। उन्होंने बड़ी बारीकी से बैरिएंट्रिक सर्जरी के सभी पहलुओं पर बात की और लोगों को सावधान करने के लिए भी उन्होंने सलाह दी और लोगों को खास टिप्स भी दिए, जिसको यूज करके आप अपने ना सिर्फ मोटापे को कंट्रोल करेंगे बल्कि हार्ट से जुड़ी हुई या आपके डायबिटीज से जुड़ी हुई बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय में दिया, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।